हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है कैश बुक। कैश बुक में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैश बुक चार तरह की बनती है, सिंगल कॉलम, टू कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बिल्कुल क्लियर कर दी थी। उसके बाद मैंने टू कॉलम कैश बुक के आपको नोट्स भेजे थे और आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा टू कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम क्वेश्चन कैश बुक में 4 से 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर उनमें कोई डाउट हो तो आपको पूछना था। अब आप आ जाइए टू कॉलम कैश बुक, जो आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो आपको बनाना है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो कैश बुक टू कॉलम में अलग अलग कॉलम बनते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, विद कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। अब सबसे पहले देखिए इसके कॉलम्स में आपको समझा देता हूं, फिर आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम आता है इसका डेट, दूसरा मैंने कहा था तो पर्टिकुलर्स लिख लीजिए आप लोग, या क्या लिख लीजिए रिसिप्ट, पर्टिकुलर या रिसिप्ट। थर्ड कॉलम आएगा वाउचर नंबर, फिर एलेफ। तो वाउचर नंबर ये छोटा ही बनाना है आपको, देन एलेफ ये भी छोटा ही बनाना है क्योंकि इसमें ज्यादा आइटम्स आते नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका आएगा कैश और फिर बैंक, यानी कि कैश में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे और बैंक में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे। उसके बाद वापस कॉलम से लेते हैं डेट, पर्टिकुलर, नोट्स भेज दिए उसके अकॉर्डिंग आप देखना, उनको पढ़ना, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक। सेम कॉलम से जो पहले आपके इधर आए थे वो सेम कॉलम्स आपके किधर बनेंगे, इधर। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस पे कौन कौन से आइटम्स आते हैं कैश और बैंक में, ताकि क्वेश्चन पहले वो हो जाए। पहले इनके एक एक आइटम्स में आपको क्लियर एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन कौन से आइटम्स आएंगे। सबसे पहला आइटम इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया होता है, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा क्योंकि हमारे पास जितना कैश है उससे ज्यादा हम एक्सपेंसेस कर नहीं सकते। बैंक का आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, बट आपका बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ कि हमारे पास जितना पैसा है उससे ज्यादा हमने निकाल रखा है। एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इस तरह की फैसिलिटी होती है कि बैंक आपके अकाउंट में जितना पैसा डिपॉजिट होता है उससे ज्यादा विड्रॉल करने की आपको सुविधा देता है। तो अगर आप उससे ज्यादा पैसा विड्रॉल करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, आपका ओवरड्राफ्ट। तो अगर क्वेश्चन में 3 वर्ड है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिट बैलेंस तो भी बाय बैलेंस बीडी आएगा। अगर दे रखा है ओवरड्राफ्ट, अभी क्वेश्चन करेंगे हम तब पता लगेगा, तो भी क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। पर अगर क्वेश्चन में ओनली दे रखा है कि बैंक बैलेंस है तो किधर आएगा, टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। हम लोग पिछले साल के बैलेंस को इस साल बुक में ला रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ब्रॉट डाउन यानी बैलेंस बीडी। तो ये तो तभी आएगा जब क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट दे रखा है, अदरवाइज क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी। सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपको बताता हूं कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज का मतलब क्या होता है कि वो मैंने सब नोट्स पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसी एंट्रीज जो कैश और बैंक दोनों कॉलम को अफेक्टेड करती है वो क्या कहलाती है, कॉन्ट्रा एंट्रीज। जो कैश और बैंक दोनों कॉलम को अफेक्टेड करे वो क्या कहलाती है, कॉन्ट्रा एंट्रीज। ये दो केसेज में होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज दो केसेज में होती है। नंबर 1 तो होती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और नंबर 2 केस होता है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। विथड्रॉन फ्रॉम बैंक सिर्फ कौन से पर्पज के लिए आएगा, आपका फॉर ऑफिस यूज। अगर ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालना है तो आपका क्या आएगा, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। और अगर आपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है
तब फिर कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ड्रॉइंग्स हो जाएगा, और ड्रॉइंग्स तो फिर बाय ड्रॉइंग्स होगा। अब सबसे पहले देखिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया, तो रिसिप्ट साइड में कहाँ पैसा आया है, बैंक में, बैंक में आया है, तो आप क्या लिखोगे, टू कैश, और कौन से कॉलम में अमाउंट आएगा, बैंक। ध्यान रखना, क्योंकि पैसा कहाँ पे आ रहा है, बैंक में, तो बैंक में आ रहा है तो बैंक वाले कॉलम में आएगा रिसिप्ट में, और रिवर्स किसके माध्यम से आ रहा है, टू कैश। पैसा आपके पास से गया, तो गया तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाई, और कहां से पैसा गया, बैंक से, और अमाउंट आएगा कैश कॉलम में, और दोनों तरफ आ रहा है तो एलएफ वाले कॉलम में आप क्या लिखोगे, सी और सी। एलएफ में सी लिखने का मतलब हुआ कि ये आपकी क्या हो गई है, कॉन्ट्रा एंट्री। यानी कि जब इस तरह के ट्रांजेक्शन आते हैं कि कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो अगर कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक है तो आप एलएफ वाले कॉलम में सी लिखेंगे और अमाउंट आपका आएगा बैंक वाले कॉलम में, और कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक है तो आपका बाय ये वापस ध्यान रखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक के दोनों तरफ ट्रांजेक्शन होंगे, इधर तो बैंक में जमा हुआ और इधर कैश विथड्रॉन हुआ। तो यहाँ तो लिखोगे आप टू कैश, अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में, यहाँ लिखोगे बाय बैंक और अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। यह ट्रांजेक्शन दोनों साइड को अफेक्टेड कर रहा है, इसलिए कहलाएगी कॉन्ट्रा एंट्री, और एलएफ वाले कॉलम में आप क्या लिखेंगे, सी। सेकेंड एक और ट्रांजेक्शन होता है कॉन्ट्रा का, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। यही थोड़ा टफ पड़ता है तो इसको ध्यान रखना। अब बैंक से पैसा विथड्रॉन किया तो कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो आपके पास क्या आया, कैश, कैश टू बैंक, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक, और आपके पास क्या आया, कैश, तो अमाउंट कैश वाले कॉलम में और यहाँ कॉन्ट्रा, और यहाँ क्या लिखोगे, बाय कैश, क्योंकि बैंक से पैसा निकला, अमाउंट बैंक वाले कॉलम में, और यहाँ पे क्या आएगा, सी कॉन्ट्रा। तो दोनों ट्रांजेक्शन नोट कर लेना कि अगर क्वेश्चन में कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक तो टू कैश बाय बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक तो कैश टू बैंक और बाय कैश। पर अगर आए कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज तो फिर बाय ड्रॉइंग्स होएगा, क्योंकि वो दोनों ट्रांजेक्शन को इफेक्टेड नहीं कर रहा कैश और बैंक को, क्योंकि उसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स टू बैंक। आप जर्नल एंट्री करके भी देख सकते हैं, दो ही ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है इस तरह से जहां दोनों अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक तो कैश टू बैंक, सॉरी बैंक टू कैश, और विथड्रॉन फ्रॉम बैंक तो कैश टू बैंक। यानी कि दो ही ट्रांजेक्शन है जहां कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, बाकी किसी भी ट्रांजेक्शन में नहीं होता है। इसलिए ये दो ही ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री के माने जाएंगे, बाकी ट्रांजेक्शन में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगी। तो आपको ये दो ट्रांजेक्शन स्पेशली ध्यान रखना है, ये मैंने आपको दोनों के ट्रीटमेंट आपको बता दिए। कुछ और ट्रांजेक्शन भी आपके हैं जो इसमें इफेक्टेड करेंगे आपको, देख लीजिए। रिसिप्ट ऑफ चेक, आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बता देता हूं मैं, रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट, रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। अगर आपको रिसिप्ट ऑफ चेक और बैंक ड्राफ्ट समझ लीजिए, रिसिप्ट ऑफ चेक कल सवाल करोगे जब समझ में आएंगे ज्यादा और अच्छे, एंड बैंक ड्राफ्ट। अगर आपको किसी व्यक्ति से चेक या बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होता है तो चेक में नॉर्मली 3 महीने की अवधि होती है जब तक आपको चेक डिपॉजिट करा सकते हो। तो आपने अगर चेक लिया और अगर उसको आपने आज लेकर अपने पास रख लिया तो इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। फिर जिस दिन आप ये बैंक में जमा कराएंगे उस दिन क्या होगा, टू चेक इन हैंड और अमाउंट बैंक वाला। अगर आपको चेक रिसीव्ड हुआ है और सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया है और तो जिस दिन जमा कराएंगे उस दिन क्या लिखोगे, टू चेक इन हैंड, और सेम डे कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि नॉर्मली जिस दिन चेक आता है उस दिन हम एंट्री करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी आपको पैसा आया डेटर से तो डेटर। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक अफेक्टेड नहीं हुआ, और जिस भी ट्रांजेक्शन है जिस भी जर्नल एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट अफेक्टेड नहीं होगा वो इस कैश बुक में एंटर नहीं होगा। इस कैश बुक में ओनली वही ट्रांजेक्शन एंटर होंगे जिसकी जर्नल एंट्री में कैश या बैंक वर्ड है, यानी कैश वर्ड है, बैंक वर्ड या कैश या बैंक ट्रांजेक्शन अफेक्टेड होना चाहिए। और जिस दिन जमा होता है ये चेक उस दिन हम एंट्री करते हैं बैंक टू चेक इन हैंड।
तो बैंक टू चेक इन एंड में क्या जाएगा, टू चेक इन। पर अगर ये चेक और ये आपको रिसिप्ट, चेक और बैंक ड्राफ्ट, अगर चेक या बैंक ड्राफ्ट रिसिप्ट होता है और रिसीव्ड होने के बाद आप अगर सेम डे बैंक में जमा करा देते हैं, तो सेम डे जमा करा देते हो तो क्या आएगा, टू डेटर्स, जिस भी व्यक्ति से आएगा उसका नाम आ जाएगा। तो दो बातें, अगर सेम डे बैंक में जमा हो जाता है तो टू डेटर्स, सेम डे नहीं होता है तो जिस दिन जमा होगा उस दिन क्या होगा, टू चेक इन एंड, क्योंकि सिर्फ चेक रिसीव्ड हुआ है तब तो आपने एंट्री क्या करी, चेक इन एंड टू डेटर्स। इसी में नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट बात है, ध्यान रखना है थोड़े उलझने वाले ट्रांजेक्शन है, वही बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी में नहीं बता। अब अगर ये चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो आप क्या लिख देंगे, बाय डेटर्स, क्योंकि एंट्री थी डेटर्स टू बैंक। इसमें आपका अमाउंट आएगा चेक अमाउंट प्लस बैंक चार्जेस। अगर डिसऑनर्ड पे अगर कोई बैंक चार्जेस लगे तो वो भी आपके आ जाएंगे, दोनों अमाउंट टोटल होकर आएगा। तो अगर चेक डिसऑनर्ड हो गया तब वर्ड क्या आएगा, बाय डेटर्स। आप एक और कंसेप्ट ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में चेक डिपॉजिट के आगे कोई डेट नहीं दे रखी, जैसे आज आपको चेक रिसीव्ड 28 तारीख को और आगे कोई ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं दे रखा जिसमें चेक डिपॉजिट हुआ है, तो हम यह मानकर चलते हैं बैंक में चेक डिपॉजिट हो गया है। ध्यान रखना, ये बातें बुक में नहीं मिलेगी। अगर चेक डिपॉजिट होने की एंट्री आगे नहीं दे रही, आगे ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं कि चेक, और सिर्फ दे रखा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम और आगे के ट्रांजेक्शन में दे नहीं रखा कि कब जमा हुआ क्या हुआ, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बैंक में डिपॉजिट होगी। डिसऑनर्ड होगा तो बाय डेटर्स आ जाएगा, रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी बाय डेटर्स। तो कई बार इंफॉर्मेशन नहीं होती डिपॉजिट डेट ऑफ द चेक, तो इन सच केस वी अज्यूम दैट चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इसके बाद अगर आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं चेक से, ये बैंक वाले कॉलम में आएंगे बैंक वाले, तो आप क्या लिख दोगे, बाय क्रेडिटर, उस व्यक्ति का नाम, और अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, बैंक वाले कॉलम में आएगा। अगर चेक से पेमेंट हो रहा है तो वो अमाउंट हमेशा आपके बैंक वाले कॉलम में ही आएगा। इसमें कोई, क्योंकि पैसा कहां से जा रहा है, आपका बैंक से जा रहा है। इसके अलावा अगर आपके और कोई भी चार्जेज होते हैं जैसे बैंक चार्जेज वगैरह, तो ये सब भी आपके कहां पे आएंगे, बैंक वाले कॉलम में। कभी कभी कोई चेक होता है, जैसे आपको चेक आया और चेक हो के आपने किसी व्यक्ति को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो अगर कोई चेक एंडोर्स होता है, कोई चेक हमें रिसीव्ड और वो एंडोर्स मतलब किसी हमने दूसरे व्यक्ति को वो चेक दे दिया, तो वो ट्रांजेक्शन इससे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक अफेक्टेड नहीं हुए हैं। डिस्काउंट वाले ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे, बाकी सब ट्रांजेक्शन हम नॉर्मली करेंगे। डिफरेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी, इधर का टोटल ज्यादा है तो इधर का ज्यादा है तो टू बैलेंस सीडी। इस तरह से कैश और बैंक कॉलम बनेगा। आप तो कंसेप्ट ही क्लियर रखें, कैश वाले ट्रांजेक्शन कैश कॉलम में, बैंक वाले बैंक, बस एक की जगह दो बुक बन रही। बाकी अगर और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम देखेंगे, कल से इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।